नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे समास के बारे में। पहले हमने संधि पढ़ा, समास पढ़ा। उसी क्रम में आज हम जानेंगे रस के बारे में। किसको? रस। आज का हमारा टॉपिक है रस। क्रम से हम पढ़ेंगे, पहले रस को पढ़ेंगे, फिर छंद को पढ़ेंगे और फिर अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी। सभी एग्जामों में हिंदी, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो रस जरूर आएगा। रस से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। रस होता क्या है, पहली बात समझ लीजिए। रस क्या है? रस एक प्रकार का भाव है। क्या है? भाव, या कहें आनंद। ठीक है, आपने कोई कविता पढ़ी, क्या पढ़ी? कविता। कविता पढ़ के आपके मन में कई भाव आए। क्या है? भाव आए। जैसे कि आपने क्या हो, रामायण देखी। अब रामायण में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था लक्ष्मण मेघनाथ का। तो आपके अंदर भी क्या हुई? एक एनर्जी आ गई। क्या आ गई? एक उत्साह आया, वीरता वाला भाव आया। तो जो ये भाव आया, यही क्या है? रस है। तो याद रखिए, रस क्या है? भाव है। तो यदि हम रस को परिभाषित करें तो रस क्या? किसी कविता को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो आनंद की उत्पत्ति होती है, जो भाव आते हैं, वो भाव क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि रस क्या है। ठीक है, तो रस क्या है? काव्य को पढ़ने से या सुनने से जो अनुभूति होती है, जो विचार उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, वो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। अब रस की संख्या कितनी है? सबसे पहली बात तो डिपेंड करता है कि रस होते कितने हैं। भाई संख्या इसकी समझना हमें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रस, तो रस को सबसे पहले किसने बताया? भरत मुनि ने। रस के बारे में सबसे पहले किसने बताया? भरत मुनि। भरत मुनि का एक ग्रंथ था नाट्य शास्त्र। तो सबसे पहले रस की वर्णन कहाँ मिला? भरत मुनि की एक किताब है नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन मिला। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? नाट्य शास्त्र में मिला। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8 थी। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कौन कौन से रस थे वो 8? उनको समझ लेते हैं। ठीक है, श्रृंगार, करुण, अद्भुत, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, बीभत्स। कौन कौन से थे इनके हिसाब से? श्रृंगार, करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य, अद्भुत। कौन सा छूट गया? रौद्र। कौन सा रह गया? रौद्र और रह गया। तो ये आपके रस हैं। 8 रस कौन से थे? रौद्र, ये श्रृंगार, करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, बीभत्स और रौद्र। ये 8 किसके अनुसार थे? भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, फिर एक थे अभिनव गुप्त। एक कौन विद्वान हुए? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी? 9। कितनी मानी? 9। इन्होंने शांत रस को भी रस में माना। इन्होंने एक नया रस कौन सा बढ़ाया? शांत रस। तो यदि हम पूछें कि श्रृंगार वास्तव में मतलब, या श्रृंगार रस का जब वर्णन हुआ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नाट्य शास्त्र में। तो उस समय रस कितने माने भरत मुनि ने? 8। उसके बाद अभिनव गुप्त ने रस कितने माने? 9। यदि आपको पूछ ले कुल रस कितने हैं, तो आप कितने? 9 ही लिखेंगे। एग्जाम में कितने लिखेंगे? 9। जबकि देखो, शांत के अलावा 2 रस और भी होते हैं। ठीक है, शांत हो गया 9वां। उसके बाद होता है तो भक्ति रस। ठीक है, दूसरा वात्सल्य। तो ये भक्ति और वात्सल्य है, ये कहाँ से आए? श्रृंगार से ही आए हैं। ये कहाँ से हैं? श्रृंगार रस के ही इनका जन्म हुआ। तो इनको अलग
पढ़ेंगे अलग, लेकिन यदि कोई पूछे कि रस कितने होते हैं तो हम 9 ही बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा रस क्या है। रस क्या है? किसी काव्य को पढ़ने से जो अनुभूति होती है हमें, या जो भी विचार हमारे मन में आते हैं तो रस कहलाता है। रसों की संख्या कितनी है? 8 भरत मुनि के अनुसार, 9 अभिनवगुप्त के अनुसार, ठीक है। रस का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिला? नाट्य शास्त्र में। रस कौन से हैं? 9 या 11 जो है, 11 रस है टोटल, वो कौन से हैं? तो ये सब रस है: श्रृंगार, करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, विभत्स, रौद्र, शांत, भक्ति और वात्सल्य, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानना है आज हमें, ठीक है। विशेष चीज़ें क्या हैं उनके बारे में हम आप जानते हैं आज, ठीक। जो रस होता है, रस के 4 अवयव माने गए हैं। कितने? 4 अवयव, ये 4 स्तंभ माने गए हैं। माने जो रस होता है, रस ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हो जाए। रस उत्पन्न हमारी जो मन में विचार उत्पन्न होने के लिए यानी 4 अवयवों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन से हैं उनको अपन समझ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। 4 अवयव कौन से हैं रस के? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। एक चीज और पूछ ली जाती है कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? रस को कविता की आत्मा, रस को कविता की आत्मा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस को कविता की आत्मा किसने बोला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं, हम चर्चा कर रहे थे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। पहला है विभाव, ठीक है। अर्थात ये समझिए विभाव का मतलब क्या है? उद्बोधक कहते हैं, या ये कहें कि विभाव को सिंपल भाषा में समझिए, जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न हो। कारण जो विभाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले दोनों प्रकार को आसानी से समझते हैं, एक आलम्बन, एक उद्दीपन। क्या होता है? आलम्बन, दूसरा होता है उद्दीपन, ठीक है। आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, इनको दोनों समझते हैं। एक आलम्बन विभाव, एक उद्दीपन विभाव, ठीक है। विभाव क्या है? विभाव इस प्रकार के कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के मन में क्या होते हैं, भावों का संचरण करते हैं, भावों को उत्पन्न करते हैं, नए भावों को। अब आलम्बन क्या है? आलम्बन होते हैं कुछ व्यक्ति या सजीव कारक, ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति, वस्तु या सजीव कारक क्या होते हैं? आलम्बन होते हैं। उद्दीपन क्या होते हैं? जो वातावरण होता है वो उद्दीपन का कार्य करता है, ठीक है। याद रखिए, इसमें आलम्बन क्या होता है? आलम्बन क्या है? जिस चीज का प्रभाव, जैसे भाव मेरे में उत्पन्न हुए, तो किससे? एक एग्जाम्पल मैं लूं, क्या थी? अंधेरी रात थी, क्या हुआ? अंधेरी रात में आप चले जा रहे थे, जंगल का सन्नाटा बिल्कुल, अचानक से आपको शेर दिख गया। क्या दिख गया? शेर। आपने देखा शेर को, उससे पहले क्या था? जंगल का सन्नाटा था, ठीक है, बिल्कुल शांत माहौल, अंधेरा भी था, ठीक। तो आपको शेर को देख के आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ? डर उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? डर उत्पन्न हुआ। तो डर किससे उत्पन्न हुआ? शेर से। शेर क्या हो गया? आलम्बन हो गया। क्या हो गया? आलम्बन।
वो किस वातावरण के कारण, यदि यही शेर दिन में दिखता तो उतना डर उत्पन्न नहीं होता, या ऐसे कहें कि शेर नहीं दिखा, कोई ऐसी आवाज़ आई या खट से आवाज़ आई तो आप डर गए। अरे यही आवाज़, यदि वही आवाज़ दिन में आती तो आप क्या डरते? नहीं डरते। जो जंगल का अंधेरा है इसने किसका काम किया? उद्दीपन का। किसका? उद्दीपन का। याद रखिए, उद्दीपन हमेशा वातावरण होता है, ठीक है। आलम्बन क्या होता है? उस वातावरण में अचानक कोई चीज़ ऐसी आपको दिख जाए, ऐसी चीज़ सुनाई दे जाए जिससे आपके मन में क्या हो जाए? भाव उत्पन्न हो जाए, तो वो आलम्बन होता है। आलम्बन पर ही आधारित होता है। जो आपका रस होता है, सॉरी, जो आपके भाव उत्पन्न जो होता है आपके मन में, वो किस पर आधारित होता है? मुख्यतः आलम्बन पर आधारित होता है, परंतु उद्दीपन का भी उसमें क्या होता है? सहयोग होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? आलम्बन और उद्दीपन आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैं बात करूं, आपको प्रेम की बात करूं, ठीक है, रति प्रेम की बात करें तो जो प्रेम श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस में आलम्बन क्या होते हैं? आलम्बन प्रेमी के लिए प्रेमिका होगी और प्रेमिका के लिए प्रेमी होगा, ये आलम्बन होते हैं एक दूसरे के लिए। और उद्दीपन क्या होगा? एक माहौल हो, भाई चांदनी रात हो, दोनों प्रेमी प्रेमिका बैठे हों, तो ये चांदनी रात है, ठीक है, या सुगंध घूम रही है या फूल खिले हुए हैं, ये सब क्या है? उद्दीपन है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को देखकर क्या उनके मन में श्रृंगार उत्पन्न हुआ, तो वो क्या है? आलम्बन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे आलम्बन और उद्दीपन। आइए बात करते हैं अगले की ओर। ठीक है, अगला क्या है आपका? अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अनुभाव होता है मनोगत भाव को जो व्यक्त करते हैं। तो एक हमारे शरीर की जो प्रक्रिया होती है, क्या हो, आपको मन में कोई भाव आया, आपने क्या देखा? शेर देखा, आपको क्या हुआ? डर लगा। डर लगा तो अब क्या करेंगे? जो कि प्रतिक्रिया होगी, जो क्या होगी? जो प्रक्रिया होगी वही क्या होगी? जो प्रतिक्रिया होती है वो किस में आती है? अनुभाव में आती है। याद रखिए, हमेशा जो हमारी शरीर की जो प्रतिक्रिया होगी किस में आएगी? अनुभाव में आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, आपको डर लगा, डर लगा तो आप कांपने लगे। भाई आपने शेर की आवाज़ सुनी, सुनसान अंधेरी रात थी, आपको डर लगा तो आप कांपने लगे। तो जो कांपने की जो प्रतिक्रिया दी आपके शरीर में, जो एक्टिविटी हुई, यही एक्टिविटी किस में आएगी? अनुभाव में आएगी। अनुभावों की संख्या होती है 8। अनुभाव कितने माने गए हैं? 8 अनुभाव माने गए। हिंदी में कौन कौन से हैं? स्तब्ध रह जाना, किसी चीज को देख के स्तब्ध रह जाना एक अनुभाव। रोमांच उत्पन्न हो जाना, रोमांच। कंपन माने कांपना। अश्रु, आंसू आना। ठीक है, स्वेद, पसीना, मतलब क्या, जब कोई चीज डर जाते है तो पसीना सा निकल आता है, तो स्वेद। ठीक है, स्वरभंग। स्वरभंग माने क्या होता है? आपकी आवाज़ लड़खड़ा जाना। क्या है? मतलब आप डरते हैं तो आपकी आवाज़ भी लड़खड़ा सकती है, स्वरभंग। और उसके बाद विवर्णता माने रंगहीनता, इसको कहते हैं चेहरे का रंग उड़ जाना। जब कोई चीज़ आप ऐसी देख लें, डर जाएं या कोई होता है तो चेहरे का रंग परिवर्तित तो हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना बहुत खिला चेहरा, कहते हैं बहुत आपका चेहरा बहुत खिला खिला है। मतलब खिला खिला मतलब एक आपके क्या है? व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। आपने कोई चीज़ देखी, आपके चेहरा में क्या हुआ? ओज आ गया, ठीक है, कांति आ गई, तो ये हो गया। और लास्ट है आपका प्रलय, माने निश्चेतता, बेहोशी आ जाना। ठीक है, तो आपके 8 प्रकार से आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी। तो ये क्या है? अनुभाव 8 होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। स्तब्ध रह जाना या रोमांचित हो जाना, रोमांच हो जाना। ठीक है, कंपन, कांपने लगना। आंसू आ जाना आँखों में। स्वेद, पसीना आना। ठीक है, और स्वरभंग, आवाज़ का लड़खड़ाना। चेहरे का रंग उड़ना या चेहरे का रंग परिवर्तित होना। और आपका निश्चेतता या बेहोशी आना, जिसको प्रलय कहते हैं। तो ये 8 अनुभाव हैं। अनुभाव बिल्कुल याद रखिए कि भाई जब भी आपका कोई, आपने आलम्बन या उद्दीपन के फलस्वरूप आपने जो प्रतिक्रिया की वो क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या होते हैं? आलम्बन और उद्दीपन को के कारण क्या होते हैं? आपके मन में क्या होता है? क्षणिक भाव कुछ प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? क्षणिक
भाव। माने क्षण भर के लिए आपके मन में कोई ख्याल आए, जैसे कि आपने आवाज सुनी, क्या सुनी, आप जंगल में जा रहे थे, वही एग्जाम्पल लेते, आप जंगल में जा रहे थे, आपने खट की आवाज सुनी तो आपके मन में क्षणिक भाव आया, अरे कोई शेर तो नहीं है, तो ये क्षणिक भाव है। ये भाव किस में आते हैं? संचारी भाव में आते हैं। ठीक है, इनको क्या है कि पानी के बुलबुले के हिसाब से कहा गया। भरत मुनि ने इनको क्या कहा था कि जो ये होते हैं, ये कैसे होते हैं? भरत मुनि के अनुसार जो संचारी भाव होते हैं पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्वतः उत्पन्न होते हैं मन में, स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं। तो संचारी भाव याद रखिए। आलम्बन और उद्दीपन के फलस्वरूप जो आपके मन में क्षणिक भाव जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। वापस आ जाते हैं हम, संचारी भाव कितने होते हैं ये जान लेते। 33 संचारी भाव हैं। कितने? अनुभावों की संख्या मानी जाएगी 8 और संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। 33 संचारी भाव माने गए हैं। ठीक, आ जाते हैं स्थायी भाव की ओर। ठीक, स्थायी भाव क्या होता है? जो कि एक प्रमुख भाव जो आपके मन में उत्पन्न हो। याद रखिए, जब भी आपके मन में प्रमुख भाव जो उत्पन्न होता है वही स्थायी भाव होता है। और ये क्या होता है? स्थायी भाव क्यों? क्योंकि ये स्थायित्व होता है इसमें। संचारी भाव की तरह क्या होता है? क्षणिक अवस्था के लिए उत्पन्न होकर विलुप्त नहीं होता। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्मिक रहता है। ठीक, स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। क्या है? प्रमुख भाव या प्रधान भाव। ठीक, जो रस की सभी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। मतलब स्थायी भाव में रस की प्रवृत्तियां निहित होती हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। स्थायी भाव कितने? जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे। शुरू में कितनी मानी गई थी? 8 मानी गई थी स्थायी भाव की संख्या। 8 किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। स्थायी भाव कितने हैं? 8 हैं। आगे अभिनव गुप्त ने 9 रस किए तो 9 हो गए स्थायी भाव। यदि आप 11 रस मानेंगे तो 11 स्थायी भाव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। विभाव माने जिसके कारण आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो। कारण क्या है? कारक क्या है? तो वो विभाव होते हैं। विभाव का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए कारक। विभाव का मतलब क्या है? यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट में। जो कारक होते हैं वो विभाव होते हैं। जो आपकी प्रतिक्रिया होती है कारक के लिए, जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगा? अनुभाव होगा। जो आपके मन में क्षणिक भाव आएंगे, ठीक है, वो संचारी भाव। जो प्रधान या प्रमुख भाव होगा वो स्थायी भाव होगा। तो आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन क्या है? संख्या आप इनकी याद कर लीजिए। 33 होते हैं और ये 8 होते हैं। ये कोई नहीं पूछने वाला है कि ये 8 कौन से हैं या ये 33 कौन से हैं। तो आपको ये चारों चीज़ें जो रस के 4 अवयव हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इनको यदि समझ में आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया ये सब। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ें।